गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कुछ कक्षाओं में कृषि फसलों की बात की थी। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसको दूसरी पेय फसल कहा जाता है। पेय फसल यानी कि कॉफ़ी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कहवा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कहवा के बारे में। कहवा बोले तो कॉफ़ी। कॉफ़ी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कॉफ़ी। देखिए, चाय की तरह ये एक पेय फसल है, जिसको भी बागाती कृषि के रूप में उगाया जाता है। इसमें चाय और कॉफ़ी में थोड़ा सा अंतर यह है कि इसमें कॉफ़ी बीन्स होते हैं, कॉफ़ी के बीज होते हैं, लेकिन चाय में चाय की पत्तियां होती है। दोनों में थोड़ा सा अंतर यही है। कॉफ़ी बीन्स उनको थोड़ा सा पकाया जाता है, उबाला जाता है, उसके बाद उसका चूर्ण बना करके उसका पेस्ट निकाला जाता है, पाउडर बनाया जाता है। पाउडर के बाद उसका जूस निकाला जाता है, उसमें दूध में मिला करके उसको पिया जाता है, जैसा कि आप सभी उससे परिचित है ही। देखिए, कॉफ़ी जो है ये बहुत ज़्यादा स्फूर्तिदायक एक पेय पदार्थ है, जिसको सबसे पहले भारत में बताया जाता है ऐसा कि 17वीं शताब्दी में कर्नाटका के एक पहाड़ी पर एक फ़कीर जिसका नाम बाबा बूदन था, वो ला करके उस पहाड़ी पर उसने लगाया। उसको जिस पहाड़ी पर उसने लगाया उसको बाबा बूदन की पहाड़ी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। कहाँ है ये बाबा बूदन की पहाड़ी? बाबा बूदन नामक एक फ़कीर था, उसने एक पहाड़ी पर लाकर लगाया कर्नाटका में, जिसको बाबा बूदन की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है कर्नाटक में। ठीक है, कब लेकर आया गुरु जी? ये लेकर आया 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में इस पौधे की भारत में उन्नति मानी जाती है। ठीक है, सबसे पहले 17वीं शताब्दी में आया। फिर उसके बाद देखिए, सबसे पहले ये पौधा बाबा बूदन की पहाड़ियों पर लगाया गया। उसके बाद वहीं के आसपास वाले क्षेत्र में, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अनाईमुदी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, वहाँ पर इस पौधे को लगाया गया, क्योंकि वहाँ पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है, पहाड़ी वाली क्षेत्र पाए जाते हैं। इसकी जो भारत में उत्पादन है, वो भारत में उत्पादन विश्व का केवल और केवल 4% होता है। कितना? विश्व का केवल 4% उत्पादन भारत करता है। विश्व के कुछ शीर्ष देशों में ब्राज़ील है, इसका नाम आप याद रखना हमेशा। ब्राज़ील है, वियतनाम है, कोलंबिया है, यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर चाय का कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का केवल 4% उत्पादित करता है, जिसमें से भी इस 4% का 75%, यानी कि लगभग 2/3 हिस्सा भारत, 2/3 से ज़्यादा हिस्सा भारत निर्यात कर देता है। ठीक है, ये वैसे 3/4 हो गया, 2/3 से ज़्यादा हिस्सा भारत निर्यात कर देता है। इस 4% का भी केवल भारत अपने उपभोग के लिए 25% चाय कॉफ़ी का ही इस्तेमाल करता है। बात समझ में आ रही होगी आपके? विश्व की केवल 4% चाय भारत में उत्पादित की जाती है। कॉफ़ी, बार बार में मेरा चाय का नाम आ रहा है, आप चाय की जगह कॉफ़ी समझे। ठीक है, विश्व की कॉफ़ी का उत्पादन जो भारत करता है उसका 4% करता है। उस 4% उत्पादन में भी उसका लगभग 75% भाग भारत निर्यात कर देता है, क्योंकि भारत में उत्तम किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। ठीक है, उत्तम किस्म की कॉफ़ी भारत में उगाई जाती है, जिसका भारत निर्यात कर देता है। बाकी 25% जो कॉफ़ी है उसी का भारत के लोग इस्तेमाल करते हैं। भारत के लोगों में भी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, अधिकतर वो लोग इसका उपभोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम इसके उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं। उत्पादन के लिए भौगोलिक दिशाएं। उत्पादन के लिए भौगोलिक दिशाओं में सबसे पहले क्या आता है? तापमान। तापमान देखिए, इस कॉफ़ी के पौधे के लिए तापमान जो चाहिए, ज़्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं होती,
केवल 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। क्यों होती है गुरुजी? ये तो जो कर्नाटक में उगाया जाता है तो उससे ज़्यादा तापमान रहता है, वहाँ पर औसत वार्षिक तापमान ज़्यादा रहता है, लेकिन देखिए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तक भी इसको उगाया जा सकता है, लेकिन इसके पौधे जहाँ उगाए जाते हैं वहाँ एक बात का ध्यान रखा जाता है कि इसके पौधों को ज़्यादा धूप ना लगे। इसीलिए चाय के पौधे जहाँ लगाए जाते हैं उसके आसपास बड़े बड़े छायादार वृक्ष लगा दिए जाते हैं। उस खेत को, उस बागान को बड़े बड़े छायादार वृक्षों से आच्छादित कर दिया जाता है, क्योंकि कॉफ़ी का जो पौधा होता है उसके लिए धूप, अत्यधिक धूप और पाला, ये दोनों ही क्या है, हानिकारक है। ठीक है, चाय के पौधे के लिए धूप और पाला दोनों ही हानिकारक होते हैं, यानी कि ज़्यादा धूप पड़ेगी तो पौधा जल जाएगा, पाला पड़ेगा तो पौधे की पत्तियां और पौधे के अंदर जो बीन्स बनेंगे वो बीन्स गल जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें ही आप ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें ही इसके लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा जो कॉफ़ी का पौधा है, कॉफ़ी का पौधा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, एक झाड़ी के रूप में होता है चाय की तरह ही। इसको वर्षा कितनी चाहिए होती है, पानी कितना चाहिए होता है, देखिए ये ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में नहीं, 150 से लेकर के 200, कुछ किताबों में 250 भी लिखा हुआ है, सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो पश्चिमी घाट है भारत का, पश्चिमी घाट में कर्नाटका का क्षेत्र आ जाता है, तमिलनाडु का और केरल वाला कुछ क्षेत्र आ जाता है, वहाँ पे सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, वहाँ इतनी मात्रा में आसानी से वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो 150 से 200 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की इसको आवश्यकता होती है। इससे ज़्यादा वर्षा हो तो भी ये पौधा पनप सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्षा होने पर इस पौधे के गलने की संभावना रहती है, यानी कि अधिक वर्षा और अधिक तापमान इस पौधे के लिए हानिकारक है, और कम तापमान भी इस पौधे के लिए हानिकारक है। कम तापमान में अगर मान लीजिए ओले पड़ते हैं या फिर पाला पड़ता है तो वो दोनों इसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, इस पौधे को 600 मीटर से लेकर के 1600 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है, पहाड़ी ढालों पर। सेम वही कंडीशन होती है जो कंडीशन चाय के पौधे के साथ होती है। चाय का पौधा जो होता है वो भी पहाड़ी ढालों पर लगाया जाता है, उसमें भी लगभग 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई चाहिए होती है। उस पौधे के लिए सीढ़ी नुमा खेत बना करके उनको लगाया जाता है। इनको भी सीढ़ी नुमा खेत में लगाया जाता है। इन पौधों की जड़ों में भी पानी का रुकना नुकसानदायक होता है, यानी कि पानी की आवक तो रहनी चाहिए लेकिन पानी इनकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। इसलिए ये समतल भूमि पर नहीं उगाए जाते, ये कहाँ उगाए जाते हैं, पहाड़ी ढालों पर। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद मिट्टी इसके लिए पर्वतीय होनी चाहिए, दोमट मिट्टी भी चलेगी, पर्वतीय, दोमट, और लाल मिट्टी जो होती है वो इसके लिए ठीक रहती है, लावा मिट्टी। ठीक है, लावा मिट्टी, लावा मिट्टी किसको कहते हैं? लावा मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को, जो भूगर्भ से निकलती है लावे के रूप में। ऐसी मिट्टी इसके लिए ठीक रहती है। पर्वतीय मिट्टी, दोमट मिट्टी, लावा मिट्टी इसके लिए उत्तम है। ठीक है, इसके अलावा पर्याप्त और सस्ते कुशल श्रमिक इसके लिए आवश्यक है, साथ ही साथ इसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बाबा बुदन सबसे पहले वो लेके आया, बाबा बुदन की पहाड़ियों में इसको लगाया गया है कर्नाटका में। 17वीं शताब्दी में इसके भारत में आगमन हुआ इस पौधे का, कहवे का। 4% विश्व का भारत उगाता है, शीर्ष देशों में ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया वगैरह है। 75% उपभोग भारत नहीं करता, निर्यात कर देता है। केवल 25% कॉफ़ी का ही भारत उपभोग करता है। उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं में तापमान 15 से 18 डिग्री वार्षिक होना चाहिए। ज़्यादा तापमान होने पर पौधे को ढक दिया जाता है, यानी कि ऊंचे ऊंचे नारियल के, इसके अलावा खजूर के, और इसके अलावा सुपारी के, केले के पौधे लगा दिए जाते हैं ताकि धूप से इसका बचाव हो सके। ज़रूरी है वो लगाना। वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर आवश्यक है। 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढालों पर इनकी कृषि की जाती है। ठीक है, ज़्यादा वर्षा
यानी कि धूप और पाला इन दोनों के लिए, दोनों ही इसके लिए जो है नुकसानदायक है। मिट्टी पर्वतीय, दोमट, लावा मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। इसके बाद देखते हैं इसकी कुछ किस्में होती है कहवा की, वो कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं हम। भारत में 3 प्रकार के कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम क्वालिटी की कॉफ़ी जो होती है वो अरेबिका नाम की होती है। ठीक है, याद रखना आप। कर्नाटका की सबसे फेमस है ये, भारत में सबसे महंगी है और विदेश में सर्वाधिक निर्यात भी इसका ही किया जाता है, अरेबिका। ठीक है, अरेबिका कॉफ़ी होती है, भारत में इसका 60% उत्पादन किया जाता है। जितनी भी भारत में कॉफ़ी पैदा की जाती है उस कॉफ़ी का 60% अरेबिका प्रकार की कॉफ़ी होती है। ठीक है, सर्वाधिक ये कहाँ पैदा की जाती है? कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा अरेबिका की जो है उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके पौधे को 750 से लेकर के 1500 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। ठीक है, दूसरे प्रकार की कॉफ़ी जो है वो आप सभी जानते होंगे, इसको रोबस्टा प्रकार की कॉफ़ी है। रोबस्टा प्रकार की कॉफ़ी है, ये इससे कम मात्रा में उगाई जाती है। ये उत्तम किस्म की है, ये इससे लोअर किस्म की है। ठीक है, ये लगभग भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30 से 35% क्षेत्रफल पर ये उगाई जाती है। ठीक है, इससे निम्न क्वालिटी की है ये कॉफ़ी भारत में उगाई जाती है। फिर तीसरी प्रकार की जो है लाइबेरिया प्रकार की है। कौन सी है? लाइबेरिया। तीसरे प्रकार की जो कॉफ़ी है उसको लाइबेरिका प्रकार की है ये कॉफ़ी। इस कॉफ़ी का उत्पादन बहुत कम मात्रा में भारत में किया जाता है। ये समझ लीजिए उत्पादन बहुत कम किया जाता है। ठीक है, 35% इसका उत्पादन किया जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा निर्यात इसका करता है भारत, अरेबिका। इस कॉफ़ी की सुगंध और इस कॉफ़ी की महक बहुत अच्छी होती है, इस वजह से विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में इसके मांग रहती है। ठीक है, भारत अपनी जो कॉफ़ी है, भारत में उत्पादित कॉफ़ी, उसका निर्यात करता है। भारत कहाँ कहाँ करता है? रूस को कर देता है, कनाडा को करता है, ब्रिटेन को करता है, फ्रांस को करता है, यूएसए को करता है, आदि देशों को भारत अरेबिका प्रकार की कॉफ़ी का क्या करता है? बोलो, निर्यात करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो भारत में रोबस्टा कॉफ़ी का होता है। ठीक है, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे इसके उत्पादन के क्षेत्र देखते हैं हम, कहाँ कहाँ इसका उत्पादन कितना कितना होता है। चलिए देखते हैं। उत्पादन में ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 3 राज्य हैं भारत के, वहीं पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, केवल भारत के 3 राज्य हैं, वहीं पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। नंबर 1 कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य भारत में कॉफ़ी के उत्पादन में पहले स्थान पर है, जबकि चाय के उत्पादन में कौन सा है? आसाम। कर्नाटक में देश का लगभग 68% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला क्षेत्र है भारत में। ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ बोलो? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। कर्नाटक में कौन कौन से ज़िले हैं? देखिए, चिकमंगलूर है, ये याद रखना है आपको। चिकमंगलूर, शिमोगा और हासन, ये 3 जिले तो आपको रट ही लेने हैं। चिकमंगलूर, शिमोगा और हासन सबसे ज़्यादा उत्पादित करते हैं ये। ठीक है, कर्नाटक के कौन से भाग में होता है गुरुजी? कर्नाटक के दक्षिणी पूर्वी भाग में होता है। कौन से भाग में? दक्षिणी पूर्वी भाग में। जो अभी जनसंख्या संसाधन प्रदेश पढ़े थे उसमें 5वां जनसंख्या संसाधन प्रदेश है ना, वही वाला। ठीक है, चिकमंगलूर, शिमोगा, हासन। इसके अलावा 2 राज्य और है, एक है केडामू और चौथे का 5वें का नाम आपको याद रह जाएगा, मैसूर। ठीक है, ये सभी राज्य हैं, सभी जिले हैं जिसमें कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कौन सी कॉफ़ी बोलो? अरेबिका प्रकार की कॉफ़ी। ठीक है, जितने भी कैफ़े कॉफ़ीज़ डे है, आप जयपुर में जाओ, कैफ़े कॉफ़ी डे मिलेंगे आपको, वहाँ जो कॉफ़ी का ब्रांड होता है वो अरेबिका प्रकार की कॉफ़ी होती है।
रोबस्टा प्रकार की कॉफ़ी होती है, सबसे ज़्यादा अरेबिका प्रकार की कॉफ़ी की मांग रहती है भारत वालों के लिए भी और अन्य देशों के लिए भी। कॉफ़ी दो प्रकार से पी जाती है, एक तो आप जानते हो हॉट कॉफ़ी जिसको बोलते हैं कैपेचिनो, कैपेचिनो बोला जाता है हॉट कॉफ़ी को, जिसको हम अक्सर शादी ब्याह में जाते हैं तो कॉफ़ी वगैरह मिलती है तो उस प्रकार से उसको पीते हैं, उससे भी हाई स्टैंडर्ड की बनती है। एक होती है कोल्ड कॉफ़ी, कैफ़े फ्रापे बोलते हैं उसको, कैफ़े फ्रापे, वो पी जाती है। दो प्रकार से कॉफ़ी पी जाती है, एक तो कोल्ड कॉफ़ी होती है, एक हॉट कॉफ़ी। हॉट कॉफ़ी को कैपेचिनो और कोल्ड कॉफ़ी को कैफ़े फ्रापे बोलते हैं। ठीक है, ये बातें आप याद रखने की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर केरल आता है भारत में। केरल भारत में कुल उत्पादित कॉफ़ी का लगभग 22% उत्पादन करके दूसरे स्थान पर है देश में। ठीक है, 22% कॉफ़ी का उत्पादन करके दूसरे स्थान पर है। केरल में कौन कौन से जिले हैं गुरुजी? केरल में है कोझिकोड, कोझिकोड है, कन्नूर है, इसके अलावा पालघाट जिला है। ये 2-3 जिले हैं, इनको आप याद रख लीजिए। कोझिकोड, कन्नूर, पालघाट, मल्लीपुरम एक ज़िला है, यहाँ पर भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मल्लीपुरम, ये कॉफ़ी के उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है ये ज़िले। ठीक है, केरल के अंदर। इसके बाद आखिरी नंबर पर देश में है तमिलनाडु। तीनों एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं। तमिलनाडु ये भी कॉफ़ी उत्पादन करने में देश का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, यहाँ भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में एक नीलगिरी जिला है, नीलगिरी जिले में सर्वाधिक होता है। इसके अलावा मदुरई है, कोयम्बटूर है, एपीजे अब्दुल कलाम का गृह जिला रामनाथपुरम है, इसके अलावा तिरुनेलवेली है, तिरुनेलवेली। ये सभी ज़िले हैं जहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ये देश के शीर्ष कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। इसके अलावा कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में भी की जाती है, कुछ मात्रा में महाराष्ट्र में भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई है? ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम इसको नक्शे के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भारत का नक्शा बना लीजिए आप, बहुत आसान है इसको दर्शाना। आप नक्शा बना लीजिए। इसके बाद मैं आपको कपास पढ़ाऊँगा इसी वीडियो में। कपास में भी दोनों के नक्शे आप शामिल में बना लीजिए, लेकिन इसको एक बार देख लीजिए आप, इसका नक्शा ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को एक साथ दर्शा लेंगे हम। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, भारत का दक्षिणी हिस्सा है, जिसमें यहाँ तक देखिए, ये यहाँ से इस तरीके से ये केरल राज्य है और इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो ये तमिलनाडु राज्य है और ये इधर से फिर कर्नाटक आता है। तो कर्नाटक की बाबा बुदन की पहाड़ियों वाला ये क्षेत्र आ गया, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। इसके अलावा ये आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र आ गया और ये कौन सा क्षेत्र आ गया आपका? ये आ गया हमारा केरल वाला क्षेत्र। तो ये इस क्षेत्र में किसका उत्पादन होता है? बोलो, कॉफ़ी का उत्पादन। बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम कपास की। ठीक है, कपास की कहवा हो गया हमारा, कपास की बात कर लेते हैं। कपास उत्पादन देखते हैं भारत में। कपास, कपास, कपास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलो, कॉटन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सदियों से भारत में इसका उत्पादन हो रहा है। मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिले हैं कपास के उत्पादन के। ठीक है, वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कपास का जो पौधा होता है वो पौधा बहुत नाजुक पौधा होता है, उसके लिए उष्ण जलवायु चाहिए होती है। कौन सी? उष्ण जलवायु। अगर शुष्क जलवायु रही, यानी कि बहुत ज़्यादा नमी रही जलवायु में, तो उसके जो कपास के बीज होते हैं, जिसको बिनोला कहा जाता है, वो बिनोले में चमक कम हो जाती है उसकी और रेशे टूटने लगते हैं।
बहुत ड्राई मौसम हो जाता है, बहुत सूखा मौसम हो जाता है, तो उसके जो बिनोले होते हैं उसमें रेशा जो होता है वो रेशा टूटने लगता है। ठीक है, कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, ये भी आप सभी को मालूम होगा, प्राचीन काल से होता हुआ आ रहा है। भारत विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता था एक ज़माने में, धीरे धीरे भारत कपास के उत्पादन में पिछड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, कभी कभी भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भी कर लेता है, लेकिन वर्तमान में भारत के पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कपास करने की ज़मीन है, कपास उत्पादन करने की। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन तो अमेरिका करता है वर्तमान में, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कपास बोना वो भारत के हिस्से में ही है। यानी कि भारत वर्तमान में भी बादशाहत रखता है कपास के उत्पादन के संबंध में। ठीक है, कपास का जो पौधा है ये मालवेसी कुल का पौधा है, मालवेसी कुल का पौधा है। हमने आपको बताया था चावल का पौधा, वो कौन से कुल का पौधा था? चावल का पौधा जो था वो ग्रेमिनी कुल का पौधा था। गेहूं का पौधा वो भी किसका था? ग्रेमिनी कुल का पौधा था। ठीक है, लेकिन जो कपास का पौधा है, कपास का पौधा कौन सी कुल का है? ये है मालवेसी कुल का। कपास जो है, कपास दो प्रकार की भारत में उगाई जाती है। एक तो होती है देसी कपास, कौन सी होती है बोलो? देसी कपास। एक होती है अमेरिकन कपास। देसी कपास इसको ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से भी जाना जाता है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। और एक होती है अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास जिसको किस नाम से जाना जाता है? न्यू वर्ल्ड कॉटन के नाम से जिसको जाना जाता है। न्यू वर्ल्ड कॉटन और ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। न्यू वर्ल्ड कॉटन जो है इसका जो नाम है, इसका नाम है गार्सिबियम आर्मेनियम, गार्सिबियम आर्बोरियम इसको कहा जाता है, गार्सिबियम आर्बोरियम इसको कहा जाता है, या गाहर बेरियम भी इसका नाम है, गाहर बेरियम। ये याद रख लीजिएगा, आपको कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देसी कपास का नाम है। गार्सिबियम और आर्बोरियम या गाहर बोरियम। अमेरिकन कपास जो है इसका नाम है गाहर सूटम और बारबेंडस। ये दो प्रकार की कपास है, दो नाम है जो अमेरिकन कपास की किस्में हैं। ये जो है, ये देसी कपास जो है इसके ये नाम है। ठीक है, ये नाम आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे उच्च लेवल के, हाई लेवल की परीक्षाओं में डीपली जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनको पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये भी लिखा दिया है। हालांकि ये मुझे भी नाम याद नहीं हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से याद हुए हैं। गार्सिबियम आर्बेरियम, गाहर बेरियम और गाहर सूटम बारबेंडस। ठीक है, ये आपको याद रहे तो याद रख लीजिए, अच्छी बात है। ठीक है, ये देसी कपास और अमेरिकन कपास दो प्रकार की कपास थी। ठीक है, मालवेसी कुल का ये पौधा होता है। इसके बाद देखते हैं विश्व में जो सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। एक कपास पेटी पाई जाती है वहाँ पर विश्व में, सबसे ज़्यादा 22% विश्व की कुल कपास का उत्पादन करता है USA, अमेरिका करता है। विश्व में वहाँ पर एक बहुत बड़ी कपास की पेटी पाई जाती है, मक्का पेटी भी वहाँ पे पाई जाती है, आपने अगर पढ़ा हो तो कभी। दूसरे नंबर पर देश है चीन, विश्व की 17% कपास का उत्पादन करता है चीन। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर है भारत का। ठीक है, भारत विश्व के लगभग 8% कपास का उत्पादन करता है। ठीक, ये बात याद रख लेना आप। विश्व में सबसे ज़्यादा USA करता है 22%, चीन करता है 17% और भारत तीसरे नंबर पर है 8% उत्पादन करने के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कपास की कृषि करने वाला देश है। अब देख लेते हैं कपास उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं।
कपास उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं। कपास उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या चाहिए और कौन कौन सी चाहिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं तापमान, बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान के अंतर्गत पहली बात ये लिखना है कि कपास एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। कौन सी? उपोष्ण नहीं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी कि इस जलवायु के अंतर्गत इसको उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। कितना तापमान गुरुजी? 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कुछ किताबों में 30 डिग्री सेल्सियस है, कुछ में 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है इस पौधे की पूर्ण रूप से समृद्धि के लिए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इसके लिए पाला और ओला, पाला और ओला, जानते हो पाला और ओला दोनों ही लगभग एक जैसे हैं, लेकिन ओला जो है वो डायरेक्टली ऊपर से नीचे की तरफ बरसता है। पाला जो होता है वो बर्फ की बूंदें जब जमने लगती है उससे बनता है। होती दोनों ही बर्फ की चीज़ें हैं। ठीक है, जब अत्यधिक सर्दी के कारण जो ओस जमती है, ओस जमने के बाद पत्तों पर, ओस गिरने के बाद पत्तों पर जमने लग जाती है, उसको पाला कहते हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो वर्षा की बूंदें जमकर नीचे आती है, यानी कि बर्फ के टुकड़ों के रूप में आती है, उसको ओला कहते हैं। दोनों ही इसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जब पाला पड़ेगा तो इसकी जो डालियों में जो डोडे आएंगे, डोडे जानते हो ना आप, जो फूल खिलने से पहले का जो बेहतरीन होता है, इसको मैं क्या कहूँ आपको, उसी को डोडा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोई फूल है, ये कोई फूल है, ठीक है, इस फूल के खिलने से पहले ये इस तरीके का रहता है, बंद रहता है, ये इसको ही डोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला ये टूट जाते हैं ओला पड़ने से, पाला पड़ने से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए इसको पकते समय स्वच्छ आकाश की आवश्यकता होती है, पकते समय स्वच्छ मौसम की आवश्यकता होती है, यानी कि आकाश में बादल नहीं छाए होने चाहिए। साथ ही चमकीला मौसम होना चाहिए। मौसम क्या होना चाहिए? चमकीला। अगर मौसम चमकीला यानी कि बहुत तेज धूप पड़ेगी, धूप पड़ने से ये पकता है अच्छी तरह, इसके जो रेशे हैं वो रेशे चमकदार बनते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्षा देख लेते हैं। वर्षा ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती, केवल 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ज़्यादा वर्षा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा समय तक वर्षा होना इसके लिए हानिकारक होता है। और कम वर्षा होती है तो सिंचाई के माध्यम से काम कर लिया जाता है। ठीक है, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर इसके लिए उपयुक्त रहती है। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा भारी वर्षा जब होती है तो ज़्यादा भारी वर्षा में कपास की डोडियाँ जो है वो गलने लगती है और पौधे के नुकसान होने लगता है। इसके बाद देखते हैं मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार छोटी मोटी बड़ी जितनी भी परीक्षाएं हैं, सब परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर, रेगुर मृदा का संबंध किस पौधे से है, कपास मिट्टी किसको बोलते हैं, काली मिट्टी का संबंध किससे है। तो इसके लिए लावा युक्त काली मिट्टी, लावा युक्त काली मिट्टी जिसको कपास मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, इसके अलावा दोमट मिट्टी भी चलेगी और लैटेराइट मिट्टी भी चलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी इसके लिए बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, इसके अलावा इनमें पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है और अच्छा उत्पादन के लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि कपास का पौधा एक ऐसा पौधा होता है कि कपास का पौधा जहाँ उगाया जाता है वहाँ की मिट्टी की उत्पादकता को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम कुछ और चीज़ें। कपास रेशों के आधार पर, कपास के रेशों की लंबाई के आधार पर 3 प्रकार की होती है, ज़्यादा बात नहीं है इसमें। एक होती है लंबे रेशे वाली, एक होती है मध्यम रेशे वाली और एक होती है छोटे रेशे वाली। ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, रेशों की लंबाई याद रखनी है आपको। इसका देखिए 22 मिलीमीटर, सेंटीमीटर भी नहीं है, मीटर भी नहीं है, मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखा।
22 मिलीमीटर से ज़्यादा लंबा इसका रेशा होता है, उसको लंबे रेशे वाली कपास कहते हैं। इसमें 18 से 22 मिलीमीटर का रेशा होता है, ये बात आपको याद रखनी है, और इसमें 18 से कम, ठीक है। 18 मिलीमीटर से कम लंबाई का जब रेशा होता है उसको छोटे रेशे वाली कपास कहते हैं, ठीक है। लंबे रेशे वाली जो कपास होती है अमेरिकन कपास कहलाती है। भारत इसका 50% उत्पादन करता है, ये 40% भारत इसका उत्पादन करता है। छोटी रेशे वाली कपास ज़्यादा लाभदायक नहीं होती, ज़्यादा काम में नहीं आती, इसलिए भारत इसका उत्पादन बहुत कम मात्रा में करता है। अब उत्पादन और वितरण देख लेते हैं। 2-2, 3-3 जिलों के नाम देख लेंगे हर राज्य में से, क्योंकि कपास का उत्पादन करने वाले भारत में बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। 2-2, 3-3 राज्यों के नाम, जिलों के नाम देख लेंगे हम, जो हमारे लिए काफ़ी पर्याप्त होंगे। देखिए कुछ किताबों में, जो पुरानी किताबें हैं उनमें महाराष्ट्र को प्रथम स्थान दे रखा है कपास के उत्पादन में, लेकिन वर्तमान में गुजरात पहले स्थान पर है, ठीक है। आप नए नए आंकड़े देखेंगे तो ये आंकड़े बदलते रहते हैं। अक्सर हम किताबों में देखते हैं तो महाराष्ट्र का नाम आता है कपास उत्पादन में पहले स्थान पर, शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र का स्थान आता है, लेकिन वर्तमान में कौन ने बाजी मार ली है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात पहले स्थान पर है, इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, ठीक है। उसके बाद पंजाब भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, आंध्र प्रदेश भी है, वो सभी राज्य हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से जिले हैं। देखिए महाराष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो जिला है आपको याद रखना है वो कौन सा जिला है? देखिए जलगांव। जलगांव बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है। इसके अलावा बुल्ढाना है, वर्धा है, नासिक है, यहाँ कपास का उत्पादन करता है। कौन कौन सा? जलगांव, बुल्ढाना, वर्धा, नासिक। इसके अलावा अकोला है, अकोला महाराष्ट्र, शोलापुर है, कोल्हापुर है, यहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है? कपास का। इसके अलावा गुजरात राज्य है, गुजरात में राजकोट है, बड़ोदरा है, सूरत है। राजकोट है, बड़ोदरा है, सूरत है, सुरेंद्र नगर है, मेहसाना है, यहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। राजकोट, बड़ोदरा, सूरत, सुरेंद्र नगर, मेहसाना, यहाँ पर कपास का उत्पादन कर लिया जाता है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश कपास के उत्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो तेलंगाना अलग हुआ है, तेलंगाना अलग होने के बाद राज्य थोड़ा सा विभाजित हो गया है, लेकिन अभी भी कपास के उत्पादन में आंध्र प्रदेश अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ पर गुंटूर जिला इम्पोर्टेंट है, गुंटूर है, करीमनगर है, नेल्लौर है, कार्डामम है, गुंटूर है, करीमनगर है, नेल्लौर है। इसके अलावा खम्माम जिला है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन जिलों के नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक दो और याद रख लीजिए आप, कुरनूल है और वारंगल है। ये कपास उत्पादन में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यहाँ भी कपास का कुछ मात्रा में उत्पादन कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कपास की बात है। भारत कपास के उत्पादन के मामले में एक ऐसा देश है जो कपास का आयात भी करता है और निर्यात भी करता है, ठीक है। इसके भी हम नक्शे के माध्यम से दर्शा देते हैं। इसको लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये गुजरात है, महाराष्ट्र है। इसके बाद नक्शे के माध्यम से इसको दर्शा देते हैं हम। आप दोनों का नक्शा एक में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं भारत का नक्शा बनाता हूँ, आप भी इसको बना लीजिए।
इतना नक्शा हमारे लिए काफ़ी है, समझ में आ रहा होगा आपको। इतना नक्शा हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है भाई, अगर और ज़्यादा बढ़ाना चाहो तो इसको आप बना सकते हैं। इतना नक्शा काफ़ी है ना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है पंजाब हरियाणा वाला, गंगानगर राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा वगैरह ये क्षेत्र है। यहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एक तो ये वाला कपास क्षेत्र है, एक ये गुजरात वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये कपास वाला क्षेत्र है भारत में। यहाँ पर आप इंडेक्स बना करके लिख सकते हैं कपास, और यहाँ लिख दीजिए भारत में कपास का वितरण, यहाँ लिख दीजिए आप नॉर्थ। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।